हाँ जी, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना इधर वो उस तरह का एक्सट्रीम फॉर्म का जो है ना नई प्रॉब्लम आ रही होती है, लेकिन ये क्या प्रॉब्लम लेस एक्सट्रीम है कि आपको साइनोसॉइड चाहिए था और आपको ये चीज मिल रही है? नहीं सर, उस हिसाब से तो बिल्कुल है ये। ठीक है ना। तो इसका कैसे हमें पता चलेगा कि कितना हम अपने जो है ओरिजिनल चीज से दूर हैं? ये लास्ट लेक्चर के अंदर भी आपको ये पैरामीटर्स का मतलब बताया गया था। ठीक है, तो हमारा इसीलिए शुरू से फोकस इसी साइड के ऊपर था कि ये जो टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन और हार्मोनिक फैक्टर और ये चीज़ें किस तरीके से हम एवेल्युएट करते हैं। हमारा टारगेट ये है कि सारी की सारी जो इफेक्टिव वैल्यू है वो फंडामेंटल हार्मोनिक में और हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करें हम। ठीक है, ये वाला काम वही है कि जो हमने डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स के अंदर भी हम एक तरीके से कर रहे थे। आपको 50 हर्ट्ज की साइनोसॉइड चाहिए तो उसमें से एडिशनल सारी चीजें आप एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब मसला क्या है कि हमारे पास स्क्वायर वेव के केस में बाकी हार्मोनिक्स एलिमिनेट नहीं हो रही। ठीक है, स्क्वायर वेव के केस में आउटपुट कैसी आएगी? ये आएगी। ठीक है, तो हमारे पास हार्मोनिक्स एलिमिनेट नहीं हो रहे। तो उन हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करने के लिए और इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है उसको थोड़ा कंट्रोलेबल रखने के लिए कि मैग्नीट्यूड चेंज हो सके, तो उसके लिए हमारे पास ये सिंगल पल्स विथ मॉड्यूलेशन वाला आया था, जिसके अंदर अगर आपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लेना है तो इसमें भी आपके पास स्क्वायर वेव ही बनेगी। यानी कि जो हमारे पास एक्चुअल जो आपके पास ऊपर ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है इनपुट पे, आप थोड़ा सा स्लाइड को अगर आप ऊपर करें तो मैं जो समझाऊं वो ये है हम्म। हमारे पास कि हम एक्चुअली ये तो नहीं हमारे पास हो सकता कि ये परफेक्टली ऐसी ही आ जाए। हम ये चाह रहे हैं कि चले जो फॉर्म चेंज भी हुई है वो भी थोड़ी सी हार्मोनिक्स फ्री हो। अच्छा, जो ये वाली चीज है ना ये सारा इस्तेमाल हो रहा है इन गेट इन पल्सेस को। ये जो आपके पास मॉसफेट या आईजीबीटीज लगे हुए हैं ना, ये उनको कंट्रोल करने के लिए लॉजिक बन रही है। गेट कंट्रोल ये जो है पल्सेस हैं, G1 G2 के लिए, G3 G4 के लिए। ओके सर। ठीक है, तो ये उसको जनरेट करने का तरीका है। जैसे पीडब्ल्यूएम के लिए हम लोग नहीं पहले वो एक बनाया था साटूथ वेव फॉर्म और उससे जी करके, जी जी, तो बिल्कुल। उसी तरह का ये एक तरह का मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है जिसको इस्तेमाल करके ये वाली जनरेट की जाती है। तो ये मतलब कि वो चीज़ आपको समझ आ गई है, तो उसी तरीके से ये भी जनरेट करके एक रेफरेंस सिग्नल और एक कंट्रोल सिग्नल होगा, उसके आगे थ्रेश होल्डिंग लगा के आप जनरेट कर लेंगे पल्सेस। तो ये तो बेसिकली उसी चीज़ का बताया गया है। और एडिशनल क्या बताया गया है कि आपके पास ये जो है ना AR ओवर AC, ठीक है, कि ये किस पीक वैल्यू से शुरू हो रही थी और AR क्या, ये आपको बताएगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है। ठीक है, ये बताएगा कि आपके पास आउटपुट के अंदर जो है मैग्नीट्यूड कितना आएगा पीक का। अगर AR की वैल्यू इसके बराबर कर देंगे तो ये 1 हो एसी। जाएगा, तो मैक्सिमम वोल्टेज जो है ना आउटपुट AC के केस में आपके पास आ रही होगी पीक वैल्यू लेट्स से। मॉड्यूलेशन टेक्निक सर बेसिकली एक तरीके से ये बताएगा कि मतलब मींस खराबी का लेवल कितना है। नहीं ये, अच्छा रुकें, मैं दोनों चीजें अलहदा हैं, उनको अलहदा अलहदा ही आपको बताता हूँ। ये है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है, ओके सर। मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। अब हमारे पास ना दो मकासद थे PWM के ऊपर आने के। एक, पहला क्या था कि हम चाह रहे थे कि हमारे पास आउटपुट वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है वो कंट्रोलेबल हो। ओके सर। ठीक है, तो वोल्टेज का जो, अब मैं ये क्या लिखूं, पूरा मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। और दूसरी चीज थी हार्मोनिक्स की। ठीक है, तो जो आउटपुट के वोल्टेज का एम्पलीट्यूड जो कंट्रोल करना है उसके लिए ये आपके पास पैरामीटर है। ओके सर। ठीक है, अब मसलन आप ये कैसे करेंगे इसके साथ, अगर आप इस AR की वैल्यू को इस तरह से कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो आउटपुट आएगी वो आपके पास सिग्नल आएगा इस तरह का। ठीक है, उसके अंदर आप RMS या चीज़ें निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जी बहुत ही कम एक्चुअल जो है RMS कंपोनेंट है आउटपुट के अंदर। ऐसे ही होगा ना, अगर ऑन ही बहुत कम देर के लिए किया, बहुत कम पावर आउटपुट पे जाएगी, बिल्कुल सर। वोल्टेज भी। और अगर आप इसकी वैल्यू यहाँ पे कर देते हैं, AR की वैल्यू बढ़ा के टॉप पे ले आते हैं,
ये करके, तो आपके पास ये एक स्क्वायर वेव आ गई। तो इस केस में मैक्सिमम जितनी आप इससे अटेन कर सकते थे उतनी आपके पास वोल्टेज आ गई, रिगार्डलेस ऑफ के हार्मोनिक बिहेवियर क्या है। ओके सर। ठीक है, तो ये वाला सारा काम तो जो है ना ए आर और ए सी की वजह से जो है ना आपके पास वेरी होता है, जो कि यहाँ पे लिखा भी है, द रेशियो ऑफ ए आर टू ए सी इज कॉल्ड द मॉड्यूलेशन इंडेक्स कंट्रोल्स द आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपके जो है इसके ये टाइम पीरियड के ऊपर आप कर सकते हैं। दूसरा फिर चीज आता है कि अच्छा आप जरा हार्मोनिक्स को देखें क्या बनता है। तो जब आपने इसका फोरियर सीरीज एनालिसिस किया तो हमें ये हार्मोनिक्स के लिए ना ये निकला, यहाँ पे n की वैल्यू 135 प्लेस करते रहेंगे तो हर हार्मोनिक का कंपोनेंट आ जाएगा आपके पास। तो इधर हमारे पास क्या होगा कि अब होना क्या है, आपने आउटपुट वोल्टेज के अंदर फंडामेंटल आपको चाहिए था, लेकिन मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करने के लिए आपको उसका ये जो डी पैरामीटर है स्मॉल डी, जो कि था कि कितनी विथ है, ये डी डिपेंड करता है आपके पास ए आर ओवर ए सी के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जितना कम आपने जो है मैग्नीट्यूड लेना था उतना ही ए आर कम होगा। तो ये तो ऐसे भी नहीं है कि फुल्ली कंट्रोलेबल आपके पास है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड जितना चाहिए उसके हिसाब से डी का पैरामीटर आएगा। पर हमें यहाँ पे ये पता चला कि डी के पैरामीटर की वजह से जो है ना ये हार्मोनिक्स की भी वेरिएशन आती रहेगी। डी को आप बढ़ाएंगे तो हर हार्मोनिक की कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगी, डी की वैल्यू को एंगल के अंदर कम आप करेंगे तो कुछ और कंट्रीब्यूशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि साइन ऑफ डी, साइन ऑफ 3D जो है यहाँ पे हर हार्मोनिक के साथ ये वाली टर्म आ रही है। क्लियर यहाँ पे? ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है ना फंडामेंटल हार्मोनिक निकाला और सारा कुछ, तो उसके बाद हमने ये वाली चीज की बजाय मैं डायरेक्ट इसके ऊपर आ जाता हूँ। अब यहाँ पर से हमें पता चला कि ये 2D जो डिस्टेंस है ना वो है, तो हमने फंडामेंटल हार्मोनिक अगर हम जो है इसको डी की 2D की वैल्यू 180 रखते हैं, जिसका मतलब है स्क्वायर वेव आ रही हो, तो हमारे पास जो है ना मैक्सिमम जो है ये वैल्यू इसकी आ जाएगी और ये हार्मोनिक जो है ना उनकी कंट्रीब्यूशन होगी। तो उसकी बजाय क्या होता है कि अगर हम इसको मूव करते हैं, हमने जनाब डी की वैल्यू को कम करना है ताकि हम आउटपुट वोल्टेज को जो है फंडामेंटल हार्मोनिक का रिड्यूस कर सकें। आप लेट से कह रहे हैं कि 220 वोल्ट आरएमएस नहीं चाहिए आपको, जो है उससे कम वैल्यू चाहिए, 75% ऑफ दैट चाहिए। तो आपको उसके लिए डी की वैल्यू यहाँ पे तकरीबन जो ये आता है 90 डिग्रीज के लिए 2D रखना पड़ेगा। पर इस केस में जब आप देखेंगे तो आपके पास थर्ड हार्मोनिक की इतनी कंट्रीब्यूशन है, फिफ्थ हार्मोनिक की इतनी कंट्रीब्यूशन है और सेवंथ हार्मोनिक की इतनी कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन से मुराद सर यानी कि ये है कि इनको यहाँ पर खत्म हो जाना चाहिए? नहीं, इतना ये रोल प्ले करेंगे जब आप उसका फ्रीक्वेंसी एनालिसिस नहीं करेंगे सर, ना, मैं रोल से तो मुराद थर्ड सर ये समझे। हार्मोनिक की जो डिस्टोर्शन क्रिएट कर रहा है वो इतनी होगी, बाकी सारे आइडियली तो ये सारे खत्म होने चाहिए ताकि हमारे पास कोई डिस्टोर्शन ना आए और प्योर साइनोसॉइड रह जाए। नहीं सर, मेरा मैं थोड़ा सा शायद आपको क्वेश्चन लगे कि वो बिल्कुल ही बेसिक सा या लेमैन क्वेश्चन है। मेरा हम्म पूछने का मकसद ये है कि इसी फिगर के अंदर जब आप हम इसको आगे लेके जा रहे हैं, हम्म मतलब स्क्रीन थोड़ी सी, ये जब आप 180 पे था तब तो आपने कहा कि जी ठीक है और n इक्वल टू 1 था, ये सारे 180 पे फॉल कर रहे थे। फिर आपने कहा कि जी हम आरएमएस कम कर लेते हैं, 75% ऑफ दिस कर लेते हैं। तो इसका हम्म। मतलब ये है कि ये जो पहले वाली वेव फॉर्म हमारे पास ऊपर वाली है ये भी समझे यहाँ तक जानी चाहिए ये जहां पर ये नहीं नहीं लेफ्ट नहीं, ये साइमुलटेनियसली सब कुछ आ रहा है एन। ठीक है, कि ये क्या कह रहा है कि ये बता रहा है कि जी पहले हार्मोनिक की वेटेज कितनी होगी, थर्ड की कितनी होगी, फिफ्थ की कितनी होगी, सेवंथ की कितनी होगी, कहाँ पे? इस रिलेशन के अंदर ये ओके। इन्फिनिटी तक रन कर रहा है। ओके सर। आपने क्या किया, आपने कहा कि जी मुझे जो ये वाली जो चीज है ना वो मुझे चाहिए लेट से 75% ऑफ वीएस के बराबर चाहिए, पीक वैल्यू। ठीक है, 75% ऑफ वीएस या उसके बराबर या 90% के बराबर चाहिए। उसके लिए आप कैसे ये चीज अचीव करेंगे, आपने ये डी पैरामीटर को चेंज करना है। डी पैरामीटर क्या होगा कि आपके पास कितनी देर तक ऑन रहना है, कितनी देर तक ऑफ रहेगा।
ठीक है, मैग्नीट्यूड तो ऐसे ही कंट्रोल हो सकता है ना आपके पास। जी सर। ठीक है, तो इसको आपने वेरी किया, जब इसको आपने वेरी किया तो हर जगह पे साइन ऑफ एन डी आ रहा है हर हार्मोनिक के साथ, तो हर हार्मोनिक की कंट्रीब्यूशन जो है वो आपके पास वेरी कर जाएगी। ओके सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये पहले के साथ भी था, ये तीसरे के साथ भी है, पांचवें के साथ भी है। तो यहाँ पे क्या उन्होंने क्या किया है कि जी ये साइन ऑफ डी निकाल के जो है वो प्लॉट किया है कि लेट्स से आप कहते हैं इसको 135 डिग्री रखना है इधर करके। तो यहाँ पे ये क्या कहता है कि जी आप 135 डिग्री रखें तो आपको पता चलेगा कि जी फंडामेंटल हार्मोनिक कितना रह जाता है। साइन ऑफ 135 डिग्री, साइन ऑफ 3 टाइम्स 135 डिग्री करेंगे तो थर्ड हार्मोनिक आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3 करके, और साइन ऑफ जो 5 टाइम्स 135 डिग्री करेंगे डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो फिफ्थ हार्मोनिक की कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। और तो जैसे ही आपने डी इस डिस्टेंस को थोड़ा सा मूव करना है, इसकी इसकी जो विथ है उसको आप जैसे ही मॉड्यूलेट करेंगे उसके साथ आपके पास जो फंडामेंटल हार्मोनिक का एम्पलीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, लेकिन साथ साथ जो है ना हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स भी चेंज हो जाएंगे। तो सर ऐसी कोई वैल्यू है जहां पर हमारे पास ये बिल्कुल जो हमारे पास ये वाले हार्मोनिक्स है ये इनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही कम रह जाए? ये देख लें इधर कौन से के ऊपर सबसे कम है। सर लेकिन उसमें ये जो आपकी वोल्टेज की रेशो है हमारे ये। पास थर्ड थर्ड हार्मोनिक सबसे प्रॉब्लमेटिक होता है ना, जी सर। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं ये पॉइंट। इस पे क्या होगा कि थर्ड हार्मोनिक जो है वो हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगा, पांचवा और सातवां रह जाएगा। पर पांचवा और सातवां जो है ना वो याद रहे कि फिफ्थ हार्मोनिक ने 1/5 से भी मल्टीप्लाई होना होता है, ये खाली साइन की वैल्यूज हैं। जो हमारे पास सेवंथ हार्मोनिक है ये वाला, उसने 1/7 से भी मल्टीप्लाई होना होता है। तो इनकी कंट्रीब्यूशन रिलेटिवली आपके पास ना काफी कम एक तरीके से रह जाती होती हैं, तो थर्ड को आपने एलिमिनेट कर दिया। पर आप डी को अगर यहाँ पे फिक्स रखेंगे तो आपका एसी टू डीसी जो डीसी टू एसी जो कन्वर्टर है उसकी वोल्टेज को आप फर्दर मॉडिफाई नहीं कर सकते। ओके सर। ठीक है ना, क्योंकि इसके ऊपर आपने तो वैल्यू फिक्स कर दी। जब डी को फिक्स कर दिया तो आपके पास अब ये 80% तक ये वाली वैल्यू फिक्स होगी एम्पलीट्यूड की। तो हमारे पास कंट्रोलेबिलिटी जो है वो खत्म हो गया एलिमेंट। पर हमारे पास शेप अब जो है साइन वेव के मुकाबले में एक बेहतर शेप आ गई। तो मतलब फायदा भी है नुकसान भी है। ओके सर। सर ये जो एसी और ए आर ये किस चीज की एप्लीकेशन है? रेफरेंस सिग्नल और हमारे पास जो है ये कंट्रोल वाला जो सिग्नल है। ठीक है, इनको इस्तेमाल करते हुए हम जो है डिटरमिन करते हैं कि ये कितनी देर तक ऑन, बेसिकली ये डी को डिटरमिन करते हैं। और ये जो ए आर सर रेफरेंस सिग्नल है ये हमारे पास एक कहने के जो एक हम्म। आइडियल मैग्नीट्यूड है उसको शो कर रहा होता है? नहीं नहीं नहीं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है उसके साथ। ये गेट कंट्रोल है, जैसे पीडब्ल्यूएम में नहीं आप साइनोसॉइड और चीजें बनाते थे, इसका आउटपुट से कोई आउटपुट मतलब ये वोल्टेजेस नहीं है। ठीक है सर। ये आप समझें कि जो आपके पास आगे नहीं ये मॉसफेट या जो है ये बाकी चीजें लगी हुई ये उसके गेट कंट्रोल के लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने ए आर दे दिया, इधर आपने ए सी दे दिया। ए सी इज नेगेटिव पे है, ये पॉजिटिव पे है कंपैरेटर के हिसाब से। तो ये क्या कर रहा है कि जी ये जो गेट है ये लेट से गेट 1 है ये वाला, बाकी इसी तरह गेट 2 गेट 3 है। तो ये उनको कंट्रोल के लिए ये लॉजिक यूज हो रही है। तो जितना ए आर की वैल्यू ए सी के करीब होगी उतनी ज़्यादा देर तक जो है ये ऑन रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आउटपुट वोल्टेज का मैग्नीट्यूड होगा ए सी में। ओके सर। क्लियर? ओके सर। ठीक है, ये इसको जितना बढ़ाते जाएंगे उतने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगी आरएमएस में। अब जैसे डीसी में नहीं हमारे पास होता था कि एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है, हम उसमें से एक हिस्सा ही चॉप ऑफ कर देते थे। ओके सर।
तो जितना हम हिस्सा चॉप ऑफ करते थे उतने आरएमएस में से कंट्रीब्यूशन उसकी निकल जाती थी या डीसी में से। तो इसी तरीके से यहाँ पे एसी में से हमने इतना हिस्सा चॉप ऑफ कर दिया। ठीक है, आप समझ लें ये जो हिस्सा चॉप ऑफ किया वहां पर आपने एसीआर और एआर को मिला दिया तकरीबन। हाँ वो एसी और एआर जो है ना वो डिटरमिन करते हैं कितना हिस्सा चॉप ऑफ करना है, तो वो इनडायरेक्टली 2D को एवेल्युएट करते हैं। 2D आगे जो है वो इन रिलेशंस के साथ आगे हार्मोनिक्स के ऊपर इम्पैक्ट करता है, और वो करता है इम्पैक्ट इस रिलेशन के हिसाब से। तो इनडायरेक्टली एआर और एसी को ऊपर नीचे करने से आप ये सारा काम कंट्रोल कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है, मुझे पता है ये थोड़ा ना रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स एक एस्पेक्ट से आता है, सर पर रिलेटिवली काफी कॉम्प्लेक्स है सर ये, इस सेंस में, क्योंकि आपने पहले जो चीजें हम कर रहे थे एक तरफ से, दूसरा से ये चीज पूछनी थी कि इसको ये एवेल्युएट हम जो भी पढ़ रहे हैं इसको हम फिलहाल इसी तरह डिस्कस करेंगे या इसका भी कोई केस लेंगे जिस तरह उसमें हमने बाकियों में लिए हैं डीसीएम और सीसीएम वाले अ, जिसमें। इसके अंदर से जो है ना यहाँ पे सीसीएम डीसीएम का तो नहीं है, नहीं नहीं सर, इसके सीसीएम अंदर तो डीसीएम नहीं, होगा। मेरा कहने का हम्म, मकसद ये है कि जिस तरह हमने उसका एक केस स्टडी लिया है हम्म। हमारे पास, जिस तरह हम पहले वाले में वो देखते आए थे, जो हमारे पास थ्री फेज फुल वेव रेक्टिफायर थे या सिंगल, इसी तरह ये जो लास्ट हमने जिसकी आपने असाइनमेंट भी दी थी। इसमें से मैं मतलब बता देता हूँ किस तरह की चीज़ें। एक तो ये है कि यहाँ पर से जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए तो ये भरा पड़ा है चीज़ों से जो पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा थ्योरेटिकल में जो है एक का दूसरे से फ़र्क क्या है, किसको कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए, अगर फलाना मसला आ जाए तो कौन सी चीज़ इस्तेमाल करके उसका हल करना चाहिए। ठीक है, कि जी फलाना इन्वर्टर हम यूज़ कर रहे थे, ये वाला फॉल्ट आ रहा है, तो बताएं कौन सा वाला उसके हल के लिए यूज़ करें, और क्या वो फ़ायदे प्रोवाइड करेगा, क्या नुकसानात आएंगे। तो थ्योरेटिकल भी चीज़ें आ सकती हैं और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप भी आ सकता है। ओके सर, मैं मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा था क्योंकि मैंने कहा शायद, क्योंकि नहीं, आप मैथमेटिकल में बहुत ज़्यादा ये एडवांस्ड के ऊपर नहीं, ये आपको लेकिन था कि ये बेसिक्स है जो पता होनी चाहिए कि क्योंकि ये किस तरह फोरियर से सीरीज वगैरह का ये। था ना, मैंने सोचा हाँ नहीं, क्योंकि ये वाली जो कर्व है ये आपको तब तक नहीं समझ आनी जब तक फिर ये रिलेशन ना होता कि कैसे ड्यूटी सा ये डी जो है पल्स विथ जो है कितनी रखी है उसके ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यही जो पल्स विथ की मॉड्यूलेशन है वो डी रिप्रेजेंट कर रहा है उसको, और उसी पल्स विथ की मॉड्यूलेशन को चेंज करने से सब कुछ ये चेंज हो रहा है। अच्छा, तो ये एक पीक के साथ था, तो उसको फिर फर्दर हम क्या कर सकते हैं कि जी अगर हमारे पास इतना कंट्रोल के लिए नहीं है एस्पेक्ट्स तो क्यों ना दो पल्सेस इधर कर दी जाएं। ठीक है, अब आपके पास दो वेरिएबल हैं, एक गैमा का वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल आपके पास डी का है। तो इस केस में क्या करते हैं फिर, आपके पास अब जो है दो पैरामीटर्स हैं, एक तो ये गैमा के थ्रू भी आप एक हार्मोनिक कैंसिल करवा सकते हैं, और एक ये जो एक हार्मोनिक कैंसिल कराने के लिए ये चीज़ यूज़ हो सकती है, और दूसरा जो है वो उसके लिए एन डी बाई टू हो सकता है। मसलन थर्ड हार्मोनिक आप इससे डिलीट करवा लेते हैं, तो एन डी बाई टू था, यहाँ पे थ्री पुट कर देते हैं, इसको पाई के बराबर प्लेस कर दें। डी इज इक्वल टू 2 पाई/3, मतलब के 120 डिग्रीज का आप जो है ना डी को यहाँ पे रख देते हैं। ये मेरे ख्याल में प्रॉब्लम होगी, 120 डिग्री का नहीं पॉसिबल होगा। 2 पाई/360, तो इसके अलावा कोई और वैल्यू देखनी पड़ेगी, थर्ड को नहीं, इसके थ्रू आप एलिमिनेट कर सकते हैं। साइन ऑफ एन गैमा है, इसकी वैल्यू को जो है यहाँ पे आप फिफ्थ गैमा को पाई के बराबर प्लेस कर दें, तो गैमा की वैल्यू अगर आपके पास पाई/5 के बराबर आ जाती है तो आप वहां पर एलिमिनेट, तो इन दो वेरिएबल्स के थ्रू आप जो है ना एडिशनल एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको फिफ्थ के लिए फिर यूज कर लें। ये पहले वाले हल के अलावा है सर, जो हमारे जी पास हाँ, ये एसी और, हमारे पास टू पल्सेस के लिए है। ओके सर, टू पल्सेस फाइव, में वो वाली मेथड यूज नहीं होगा। नहीं उसके लिए ये एक अलहदा से पूरा एक फोरियर सीरीज एनालिसिस उसका और हो गया। डी इज इक्वल टू 2 पाई/5, फाइव, तो ये बन गया 360 डिग्रीज को अगर आप जो है वो 5 पे डिवाइड करें कितना आ जाता है ये, 10 पे करें 36 72। बहत्तर 72 डिग्रीज।
ठीक है, फिफ्थ एलिमिनेट हो गया, और साइन ऑफ एन गैमा जो है इसको थर्ड के लिए कर लेते हैं। 3 गैमा इज इक्वल टू पाई का मतलब है कि गैमा इज इक्वल टू पाई बाय 3 इज इक्वल टू 180/3, 60 डिग्रीज। तो अगर आप ये इस तरीके डी की वैल्यू इतनी रख दें और गैमा की वैल्यू जो है ना वो 60 डिग्रीज रख दें ना, तो आपके पास जब सॉल्व करिए ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा, ये फिफ्थ वाला एलिमिनेट हो जाएगा, और आगे सेवंथ हार्मोनिक रह जाएगा। ठीक है, ओके तो सर। जब सेवंथ हार्मोनिक रह जाएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी 350 के ऊपर है, तो आपके पास एटलीस्ट जो शेप है ना वो साइनोसॉइड के ज्यादा करीब नजर आने लग जाएगी। ये हर्ट्स के ऊपर। फिर लेकिन है कि इन एनी केस जो मर्जी कर लें, एंड पे फिल्टर आपको लगाना पड़ना है। तो 50 हर्ट्स के ऊपर लेट से यहाँ पे मैं बनाता हूँ कि आपके पास जो फंडामेंटल है ना ये आ रहा है 50 हर्ट्स के ऊपर। थर्ड को एलिमिनेट कर दिया, जो इस तरह से करके थर्ड ने आना था, फिर ये फिफ्थ ने आना था, इस सेवंथ ने। आपने क्या किया कि ये इस तरीके से डिजाइन करके इन दो को एलिमिनेट वैसे ही कर दिया बगैर फिल्टर के। उसके बाद जाके आप फिल्टर अप्लाई करते हैं, तो फिल्टर इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि जी 350 हर्ट्स के ऊपर जो है उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम हो, और यहाँ पे जो है 50 हर्ट्स को वो पास करने दे। तो ये सारा हमारा करने का मकसद ये है कि हार्मोनिक्स जितने एज इट इज डिजाइन के लेवल पे एलिमिनेट हो जाए उतना हमारा फायदा है। क्योंकि फिल्टर ही इतना भी अच्छा आपको कोई फिल्टर नहीं मिलना जो 50 को जाने दे और 350 को बिल्कुल रोक दे। सर ये इसीलिए आप जो इसमें लेक्चर में बात कर रहे थे कि हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करना जरूरी है कि ताकि चले हमारे हायर पास। नहीं, हायर बेशक रहे, लोअर ऑर्डर को जो है ना वो सॉरी, हाँ, ज्यादा लोअर तंग ऑर्डर, करते हैं, क्योंकि लोअर उनके ऑर्डर उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा है। ज्यादा ठीक तो जब है। वो एलिमिनेट हो जाएंगे, तो अब मसलन ये जो 60 डिग्रीज के साथ जो सिनेरियो था, इसको अगर हम यहाँ से देखें किस तरह की शेप नजर आएगी। ठीक है, तो वो हमारे पास होगा 60 डिग्रीज का ये था, और नहीं 60 डिग्रीज के फासले के ऊपर 72 डिग्रीज, 36 डिग्री का करके कुछ इस तरह से यहाँ से 60 डिग्रीज हो जाएगा। तो तकरीबन इसके ना साथ ही करके कुछ, तो इस तरह की करके ना कोई एक आध शेप बनेगी। ठीक है, जिसके ऊपर जब आप इसको जो है देखेंगे तो ये ओवरऑल साइनोसॉइड के ज्यादा रिलेटिवली करीब नजर आ रहा है। पर इसमें भी क्योंकि मसले अक्सर नहीं हल हुए, तो उसके बाद आगे हम लोग मूव कर गए हैं ये साइनोसॉइडल पल्स विथ मॉड्यूलेशन पे, पल्स मॉड्यूलेशन के ऊपर। ठीक है, तो इधर क्या किया, इधर आपने इस तरीके से कर दिया कि जो है ना ये इनकी जो विथ है, हर पल्स की विथ को बराबर रखने की बजाय उसको फर्दर मॉड्यूलेशन उसकी कर दी। मतलब रेफरेंस जो सिग्नल आपने दिया था वो आपने एक स्क्वायर वेव की देने की बजाय जो है ना आपने रेफरेंस सिग्नल को साइनोसॉइड दे दिया। ये साइनोसॉइड आप ले सकते हैं जो 220 हर्ट्स, अगर आपने जो है इन्वर्टर जो आपका लगा हुआ है उसको सिंक आपने करना है साथ एसी मेंस के साथ, तो वहां से एसी मेंस की जो आपके पास 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज के ऊपर आ रही है, तो उसको यहाँ पे दे देंगे, तो जिस तरीके से वो चेंज हो रहा होगा इसी तरीके से आपकी जो आउटपुट आ रही है, ये आपके पास डीसी है जिसको आप भेज रहे हैं, और जो यहाँ पर से आउटपुट आ रही है वो आपके पास इन सिंक विद द एसी मेंस आपके पास ये भी आ रहा होगा। ठीक है, तो ये एक जो है ना इसकी शेप जो है वो साइनोसॉइड के ज्यादा करीब आ रही है। तो इसको फिल्टर करेंगे तो इसमें जो है और भी ज्यादा हार्मोनिक्स आपके पास जो है ना लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स उससे भी ज्यादा कैंसिल होंगे। इसके बाद भी और हमारे पास अप्रोचेज होती हैं जो इस कोर्स के अंदर इंक्लूड नहीं मैंने की, वो ये है मल्टी लेवल। ठीक है, कि आपने पहले इस तरीके से रखने थे, दूसरे का जो है वो लेवल भी इंक्रीज हो जाए, उससे थर्ड वाले का लेवल उससे भी ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से करके उनकी आउटपुट्स आ जाती हैं। तो सर ये ये जो और इनकी भी ज्यादा साइनोसॉइड के करीब नजर आता है, उसको फिल्टर करना और भी आसान है। फिर उसके बाद और भी कुछ आ जाती हैं जो कम्युनिकेशंस में शायद आपने उस तरह की चीजें पढ़ी हों, तो सर कुछ ये आ जो जाएगा वो स्टेप्स के साथ ही ना आपके पास ऐसे चल रहा होगा। ठीक है,
उसको फिल्टर करना और भी आसान है। तो मतलब कि ये बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं, बहुत एडवांस लेवल तक जो है ना इन चीज़ों पे काम हो चुका हुआ है। ये जो थिकनेस सर इसकी वेरी कर रही है, ये कोई इतना वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है उस सेंस में। नहीं नहीं, ये तो काम आसान कर रहा है ना आपके पास। आप लोकली एक मूविंग एवरेज फिल्टर अगर इधर से पास करें ना, तो आपको पता चलेगा कि जी जो एवरेज वैल्यू है वो आपके पास इधर कम है, 0 के बराबर है, इधर बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते पीक पे आई है और फिर नीचे। ठीक है, तो ये साइनोसॉइड के और भी ज्यादा करीब है, उससे ओके भी सर। ज्यादा फिर आगे वो मल्टी लेवल आपके पास आ जाते होते हैं। तो बहुत सारे मतलब के इन्वर्टर्स के अंदर ना टेक्निक्स अवेलेबल हैं, लेकिन कोर्स के क्योंकि हम आखिरी हिस्से पे थे तो अब इतना वो सर ये एडवांस। ऊपर एक 0.784 की अपने वैल्यू यूज की थी, वो जरा काइंडली बताइएगा अगर ऊपर की तरफ आप। जी सर, ये वैल्यू। अच्छा, ये हमारे पास है कि डी की एक ही वैल्यू रख के सिंगल पल्स और टू पल्स के ऊपर देख रहे हैं। मतलब क्या है कि सिंगल पल्स में हमारे पास ये इस तरीके से आ रहा था। ओके सर। ठीक है, और इसकी ड्यूरेशन 2D जो है ना ये 72 डिग्रीज है। ये भी जो है 72 डिग्रीज के लिए ऑन रह रहा है। और जो हमारे पास टू पल्स है उसके अंदर हमारे पास दो ऐसी पल्सेस आ रही हैं। और भी कोई हैं लेक्चर सुन रहे हैं कि बस आप ही हैं? सर ये नहीं मुझे नहीं सर, पता। सुन रहे हैं सर। अच्छा और अच्छा, सुन रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना डी, क्योंकि ये 2D के बराबर है ना, तो डी की वैल्यू 36 इसमें भी है। तो ये ओके सर। 36 की इस तरीके से मल्टीपल्स, तो उसमें कंपेयर किया कि डी की एक ही वैल्यू रख के इसके अंदर आपके पास जो है ना कितनी फर्स्ट हार्मोनिक की वैल्यू आएगी, पीक वैल्यू, और इसके अंदर जो है ना फर्स्ट हार्मोनिक की पीक वैल्यू क्या आएगी। ओके सर। तो वो हमें पता चला क्योंकि इधर ये सेंटर के अबाउट आ रहा है, तो पीक वैल्यू सेंटर के ऊपर जो है ना वो कॉन्सेंट्रेटेड नजर आती है, तो आपके पास वो ज्यादा आ रही है। इधर क्या है कि एग्जैक्ट जिस पॉइंट पे सेंटर आना था आपने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो उसका असर क्या आता है कि पीक वैल्यू इसको इतनी ज्यादा नजर नहीं आती यहाँ पे। ठीक है, अब ये वो फूरियर सीरीज से आता है, लेकिन मैं उसकी एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा हूँ कि खाली ये फिगर देखने में कैसे अंदाजा हो जाता है। तो ये जो है इसके फूरियर सीरीज के फंडामेंटल हार्मोनिक वाली जगह पे प्लेस किया है, और यहाँ पे जो ये वैल्यू प्लेस की है ये सिंगल पल्स के केस में जो फूरियर सीरीज के अंदर जो फंडामेंटल हार्मोनिक आता था उसके रिलेशन में डी की वैल्यू प्लेस किया, तो ये आया है। इन दोनों से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जो है ना पीक के करीब वाली वो आपके पास आएगी यहाँ पे, जिसका वैल्यूएट नहीं किया मैंने क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स हो जाना था। क्योंकि यहाँ पे तकरीबन ये कंटिन्यूअसली ऑन है, तो ये हो सकता है बिल्कुल वीएस के करीब करीब तक ही आए। ठीक है, तो ये उन सारों से भी ज्यादा बेहतर जो है आपके पास इधर रिस्पॉन्स आएगा। इधर एम्पलीट्यूड आपने रिड्यूस करना होगा, तो ये बेसिकली जो ये साइनोसॉइड का इधर से दे रहे थे इसको ऐसे कर देंगे आप, तो ये ऑन और ऑफ की ड्यूरेशन इसी तरीके से चेंज हो जाएगी। पर खैर मुझे आप जितना टाइम देंगे ना मैं और डेप्थ में जाता जाऊंगा। ठीक है सर। तो वो फिर आप देख लें कहाँ तक अपने जाना है आपने। नहीं नहीं सर, ये सारा मैं कुछ ये डेप्थ में नहीं, कोर्स में मैं तो इसको, इंक्लूडेड है, ये जितनी भी चीजें हैं कोर्स में, जितनी मैंने बातें की है कोर्स में इंक्लूडेड है। मैं तो सर समझने की उसमें थोड़ा सा था कि नहीं मुझे तो कुछ। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, ये तो समझने के लिए होना भी इसी तरीके से मतलब के चाहिए। क्योंकि अब वहां पे फ्लो में जब चल रहा हो ना तो उसमें हो सकता है कि अक्सर नहीं इन चीजों की मतलब समझ आती। वो एक्चुअली रन टाइम पे सर कोई क्वेश्चन जेन में आ भी रहा होता है, तो वो चूंकि नहीं नहीं आप। ठीक है, तो मैंने इसीलिए जो है ना वो डायरेक्ट जो वो चल रहा होता है उसकी ड्यूरेशन कम रखी थी, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे ना क्वेश्चंस आने हैं। पर अब बहुत सारे एंगल से क्वेश्चन हो सकते थे, तो मुझे ये नहीं पता था। तो मैं प्रेफर यही करूंगा कि वो उसी तरीके से वो क्वेश्चंस पूछें, फिर उसके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम लगाऊं, बजाय इसके कि यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ और उसमें फिर नहीं समझ आए। सर ये कौन सी बुक से लिया, नेटमोहन से है सर, या ये राशिद की बुक से है सर? ये तो काफ़ी सोर्सेज से था। सर थोड़ा सा इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि ताकि चले बुक का एक आइडिया हो जाता है, वो थोड़ा थोड़ा सा और ये मजीद। टेक्स्ट बुक से जो है ना ये चैप्टर 6 में से है। ओके सर। ठीक है, उसके चैप्टर 6 में से है। बाकी आप बेशक ये इंटरनेट के ऊपर भी रिसोर्सेज वगैरह जो है ना वो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये ज़्यादातर जो है इसी तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी।
और कोई क्वेश्चन यहाँ पे? और ये पूछ लें मेरी तरफ से तो ठीक है। आपने पूरा लेक्चर दोबारा रिपीट करवा दिया, पर ठीक है, ये अच्छी तरह से हुआ है कि चलो क्लैरिटी रहे। जी, और कोई क्वेश्चन? चलें ठीक है, तो मैं अभी जो है ना वो सेकंड पार्ट जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि